स्वागत है आपका आप लोगों का पुनः एक बार नए क्लास में। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में अवतल दर्पण के बारे में बताया था और अवतल दर्पण में किस स्थान पे अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज किस स्थान पे बनेगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, टोटल 6 केस मैंने आप लोगों को बताया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ज़रूर ही उनको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे-सीधे वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ, अगर पीछे के किसी भी क्लास में आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है वैसे मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से समझाया है, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को मैं फिर से समझाऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैंने अवतल दर्पण के बारे में आप लोग को सारा चीज़ बता दिया था, तो अब उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब अवतल दर्पण के अब आगे की बात बढ़ते हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के बारे में बताएँगे, लेकिन उत्तल दर्पण को जानने से पहले अब अवतल दर्पण के बारे में जान लीजिए, उसका उपयोग क्या होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लिखना-उखना नहीं है, सिर्फ़ आप लोग सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप लोग जो सैलून में अगर बाल कटवाने के लिए जाते हैं या दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो दर्पण लगी हुई रहती है, वो अवतल दर्पण होती है। समझ गए आप लोग? अगर आप सैलून में जाते हैं और सैलून वाला जो दर्पण रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट जो लगा रहता है, वहाँ पे जो दर्पण लगा रहता है वो भी अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या काम होता है? फोकस पे जो उसका लाइट आता है तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को छितराता है। ठीक है, दूर तक उसको फोकस करने का काम करता है, वो काम होता है। इसीलिए जो है गाड़ी के लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, ये सब चीज़ जो है जितना भी वहाँ पे अवतल दर्पण का ही उपयोग कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में हो गया, या हजामती वो दर्पण बोलते हैं, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। टार्च का है, टार्च में जो लगा हुआ दर्पण रहता है उसको भी अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल में जो क्या कहते हैं, दूरबीन में लगा हुआ रहता है उसको भी अवतल दर्पण बोलते हैं। देखिए, एक सोलर होता है, सोलर कुकर। ठीक है, और सौर भट्ठी होता है, उसमें भी बड़े-बड़े अवतल दर्पण का काम किया जाता है। बड़े-बड़े अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो है, मान लीजिए कि ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, इससे होके आ रही है, इससे होके आ रही है। और टकराने के बाद जो है प्रकाश की किरणें कहाँ आएगी, इससे अगर टकराएगी यहाँ पे प्रकाश की किरणें, तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे आएगी, ये फोकस पे। ठीक है, सारी की सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे आके एकत्रित हो जाएगी, फोकस पे। फोकस पे एकत्रित, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर हम फोकस पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला चीज़ को रख दे, तो ये सारी प्रकाश की किरणें वहाँ पे आके क्या करेगी, उसको जो है पावर देगी। तो इसीलिए सौर अगर यहाँ पे अगर सोलर प्लेट लगा दे, तो सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे आ रही है, इस कहाँ पे आ रही है, इस फोकस पे आ रही है। तो उस सोलर प्लेट को बहुत ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमको बहुत अच्छी बिजली मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपना सोलर प्लेट जो होता है, सोलर प्लेट जो होता है अपना, तो उसमें भी जो है अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर दंत चिकित्सक के पास जाइएगा तो वहाँ पे, या कान वाले चिकित्सक के पास जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा एक छोटा-सा टाइप का, बहुत छोटा टाइप का जो है एक दर्पण, इस टाइप का जो है एक दर्पण रहता है। ठीक है, जिसको वो मुँह में डालता है और वो दाँत को देखता है। तो वहाँ पे जो दर्पण लगा रहता है उसको भी क्या बोलते हैं अपने लोग, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण एक्चुअली क्या करता है कि छोटे चीज़ को बड़ा दिखाने का काम करता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या करता है कि बहुत बड़े एरिया को जो है उसको छोटा-सा फिगर में दिखाने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण वहाँ लगता है जहाँ बहुत बड़ा एरिया को हमको छोटा में दिखाना पड़े, और अवतल दर्पण वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमको छोटे एरिया को थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए कि उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का कहाँ-कहाँ उपयोग होता है। तो रोगियों के नाक, कान, गले और इत्यादि के उपचार में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग जो है, ये मैंने चारों पॉइंट आपको बता दिए हैं और ये आप लोग जो है अच्छे से अब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझा दिए, अब लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि उत्तल दर्पण में तो हम इमेज बनाना सीख लिए थे, ठीक लिए थे, और कहाँ-कहाँ पे अगर वस्तु रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अवतल दर्पण में कुछ अलग माजरा है दोस्तों। ठीक है, अवतल दर्पण में कुछ अलग माजरा है। माजरा क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण में जो है कहीं भी अगर हम वस्तु रखेंगे तो उसका जो इमेज वह है वो एक ही जगह बनेगा, और कहाँ बनेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये पोल हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये सॉरी, ये अवतल दर्पण मैंने बना दिया। हमको उत्तल दर्पण बनाना है। ठीक
ठीक है। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण बनाने के लिए उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है वो क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। तो अंदर से हमको पेंट करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। हमको कहाँ से पेंट करना पड़ेगा, अंदर से हमको पेंट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये उत्तल दर्पण हो गया। हम अंदर से इसको पेंट कर दिए, अंदर से पेंट कर दिए, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, इसको पी लिख देंगे। यहाँ पे इसका फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ आएगी, इधर से परावर्तक सतह है, इधर से तो पेंट किया हुआ है ना, पेंट किया हुआ। तो प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए कि देख लीजिए यही है मुख्य अक्ष, इसको आगे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष होगा। अब प्रकाश की किरण जब इस होके आ रही है, देखिए यहाँ से अगर हम वस्तु रखें और प्रकाश की किरण इससे आ रही है, आने दीजिए, आने दीजिए, आने के बाद प्रकाश की किरणें टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर रहता है तो कैसे ट्रेवल करता है, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होके जाती है। ये मैंने आपको पहले कई बार बताया है। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, ये समझ गए आप। ये देखिए ये फोकस से होके चली गई, ऐसे आई और टकराने के बाद जो है इधर घूम गई। तो कहाँ से आता हुआ हमको प्रतीत होगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अब क्या करते हैं, अब एक और जो है किरण लेते हैं यहाँ से, ठीक है, गौर से देखिएगा आप लोग, एक और किरण लेते हैं। ये वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। यहाँ से एक ऐसा किरण लेते हैं जो क्या करते हैं कि इस केंद्र से होके जो है, ये केंद्र ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वक्रता केंद्र है इससे होके पास करे, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण लिए, ठीक है। तो जो किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के केंद्र से होके जाती है, उसका जो आपतन होता है और परावर्तन होता है एक ही पाथ पे होता है। पता है आपको, अगर कोई किरण जो है वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही वो लौट जाती है। तो मान लीजिए कि इस होके आई तो फिर इसी होके क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये भी मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, ये आपको देखना है। तो देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं पे काट रही है ना, तो यहीं पे काट रही है, ठीक है। अब देखिए कि अगर इस अक्ष के ई मुख्य अक्ष जो हुआ, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वस्तु भी रखा हुआ है और इसी के ऊपर क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब किसका, कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब का मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताया कि वो टूटे हुए लाइन से दिखाया जाता है। तो देखिए टूटे हुए लाइन से दिखाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मिरर लगा हुआ है, प्रकाश तो इधर जाएगी अंदर, तो इधर तो प्रकाश आएगी नहीं, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, हमको लगेगा कि हाँ यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वस्तु और ये हो गया इमेज, इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है सीधा है, तो सीधा है तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और भी मैंने आपको बताया है कि जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। देख लीजिए आप, क्योंकि दर्पण यहाँ लगा हुआ है, प्रतिबिंब बन रहा है पीछे पे, तो हम कैसे नहीं उतारेंगे इसको, पीछे तो लगा नहीं सकते हैं, पीछे लगाइएगा पर्दा तो कुछ दिखबे नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है इसको पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यही सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है। तो हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, वस्तु का अपेक्षा छोटा होता है। वो भी आप देख लिए कि वस्तु का अपेक्षा छोटा होता है और दर्पण के पीछे बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका जो है ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जितना भी बात था मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको जो है नोट कर सकते हैं इस साइड से, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे BM लिखा रहेगा, देखिए BM का मतलब क्या हो गया, बोर्ड मॉडल हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, उसको जरूर ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सीधे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठा के पूछ लेगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़े एरिया को बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है उसको छोटे एरिया में दिखाने के लिए क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जैसे अगर बाइक सवार रहेगा, मोटरसाइकिल सवार रहेगा या कोई मतलब कार सवार रहता है, तो उसमें जो साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वही मिरर को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का निम्न उपयोग है बस, ट्रक, मोटरसाइकिल तथा अन्य वाहन अर्थात मोटरसाइकिल साइड मिरर के रूप में, क्या साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र को जो है बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में दिखाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे सड़कों तथा बाजारों में लगे प्रकाश लैंप उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश परावर्तन के बाद फैलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अब
देखिए यहाँ से जो है एक नया चीज़ शुरू हो जाता है, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को करना क्या है, अगर कॉपी पेन अगर आपके पास है तो पेन को प्लीज़ कॉपी पे रख दीजिए और आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सुनना है। लिखने के लिए तो देखिए ये सारे PDF जो है आप लोग के लिए, आप ही लोग के लिए है। आप लोग बोलिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को PDF या चाहिए तो इस नंबर पे 8651749497 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको जो है PDF और जितना भी क्लास है वो सारे आप लोगों को मिल जाएगा। इस पर कांटेक्ट कीजिए क्लास PDF के लिए, ठीक है। तो PDF आप ही लोग के लिए है, पहले आप लोग समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है और कैसे कैसे साइन लिया जाता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ये दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग को कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाता है, आपका ध्रुव हो जाता है, तो ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो रुकिए आप लोग को ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हो गया मुख एक्सिस, ठीक है, मुख अक्ष हो गया। तो यहाँ पे ये P हो गया, यहाँ पे ये F हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप, P, F और C। देखिए अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, अगर अवतल दर्पण है और सबसे पहले दूरी नापना आप सीख लीजिए। इसमें से कहाँ से दूरी नापेंगे, अगर यहाँ अगर हम वस्तु रखेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा सब कुछ को। अगर यहाँ पे अगर हम वस्तु रखें, ठीक है, तो वस्तु का दर्पण से कितना दूरी होगा ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये वस्तु का जो है इस पोल से डिस्टेंस नापना है अपने लोग को, इस वस्तु से लेके इस पोल पे डिस्टेंस नापना है, वही क्या हो जाएगा, वस्तु का दूरी हो जाएगा। चाहे कहीं पे भी अगर वस्तु रहेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, पोल से उस वस्तु का क्या करना है, डिस्टेंस नापना है। ये आपका ध्रुव हो गया, यही ध्रुव को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पोल बोलते हैं। तो ध्रुव से जो वस्तु का दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए कि ये वस्तु है, इसी के स्थान पे अगर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब का दूरी भी कहाँ से नापना है, अपने लोग को पोल से ही नापना है। तो जितना भी अगर देखिएगा कि वस्तु या प्रतिबिंब कहीं भी पे रखा है, अगर उसका दूरी अगर आपको नापना है तो उसको क्या चीज़ से नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, यहाँ से पोल से नापेंगे। देखिए अगर वस्तु रखा है, वस्तु का अगर दूरी आपको नापना है, वस्तु का दूरी नापना है, तो आप उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। अगर प्रतिबिंब है और उसका दूरी अगर आपको नापना है तो उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, U से डिनोट करेंगे। यहाँ से आप लोग ये नोटेशन जरूर याद रखते रहिएगा। ये किसके लिए है, ये है प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब के लिए हो गया। और ये किसके लिए है, ये है वस्तु के लिए। तो ये आप भी याद रख, V किसके लिए, वस्तु के लिए, और U किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको नापिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए अच्छा से देखिएगा। ये फोकस है, फोकस से अगर पोल की दूरी बोलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस लेंथ बोलेंगे, यही फोकस लेंथ है। अगर वक्रता त्रिज्या का लेंथ बोलेंगे तो सेंटर से जो ध्रुव की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, वही वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं यहाँ पे कि साइन कन्वेंशन के बारे में, कि किसको साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है कि कहाँ पे इसको पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे इसको जो है निगेटिव लेना है, यानी कि कहाँ पे धनात्मक लेना है और कहाँ पे ऋणात्मक लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग गौर से सुनिएगा कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। देखिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो प्रकाश अगर हम यहाँ से अगर टॉर्च जला रहे हैं, इधर से इधर प्रकाश जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर प्रकाश जा रहा है, देखिए किधर से किधर प्रकाश जा रहा है। तो प्रकाश की दिशा में अगर हम दूरी नापेंगे, प्रकाश के दिशा में, प्रकाश की दिशा कौन हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम ये दूरी नापे, कहाँ तक का, पोल तक का दूरी, ठीक है। तो प्रकाश की दिशा में अगर हम दूरी नापेंगे तो उसको क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए कि ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को अगर हम नापेंगे पोल से, तो उसको मैंने आपको क्या बताया था, किस से डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। तो V क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेंगे इसको, ठीक है। और देखिए अगर वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, वस्तु यहाँ पे है, प्रकाश इधर से इधर जा रही है, तो क्या लिए, उसको पॉजिटिव लिए। लेकिन प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए कि प्रकाश इधर से इधर जा रही है, ठीक है, और हम दूरी किधर से किधर नाप रहे हैं, हम दूरी नाप रहे हैं किधर से किधर, प्रकाश इधर से इधर जा रही है, दूरी हम इधर से इधर नाप रहे हैं। मतलब प्रकाश इधर जा रही है, दूरी हम किधर नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, उल्टा डायरेक्शन हो गया। तो प्रकाश के डायरेक्शन के उल्टा डायरेक्शन में, प्रकाश के दिशा के अगर उल्टा दिशा में अगर हम दूरी नापेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निगेटिव। उसको क्या बोलना है, उसको निगेटिव बोलना है। अभी देखिए, अभी इधर से इधर जा रहे थे, तो इधर से इधर जा रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। जब इधर से इधर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
प्रकाश के दिशा में जो नापी गई दूरी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। उसको क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है। और प्रकाश के दिशा के अपोजिट दिशा में, प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में अगर हम दूरी नापेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, ऋणात्मक बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। सेम आप सिंपल ये समझ लीजिए, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी, ठीक है, बाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, बाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, उसको बोलेंगे निगेटिव। और दाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। दाईं दिशा में अगर हम नापेंगे तो उसको पॉजिटिव, और बाईं दिशा में अगर नापेंगे तो उसको निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, और यही बात सब सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये सारे बात मैंने आपको जो है बता दिया है अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ये मैंने आपको बता दिया। मोटरसाइकिल, ये सब मैंने आपको जो है ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ये सारा चीज़ जितना भी है ये मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसको जो है पॉज करके भी देख सकते हैं, जितने भी इसमें थी ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है 2 बार लग गया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 नंबर ये था, 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये था, दूसरा नंबर भी मैं बता दिया हूँ आपको। तीसरा और चौथा नंबर देखते हैं कि तीसरा चौथा नंबर पॉइंट क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा नंबर पॉइंट। अब आ जाइए फिर अपने आप लोग देखिए, अब फिर आप लोगों को देखना क्या है कि आप लोगों को सिर्फ अब सुनना है, ठीक है। पेन कॉपी आप लोग रख लीजिए और फिर सुनिए। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। देखिए इसमें जो है अगर फोकस की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है, अभी आप लोगों को बताए कि बाईं ओर की जो दूरी होता है उसको क्या में लेते हैं अपने लोग, निगेटिव लेते हैं। और दाईं ओर की जो दूरी होते हैं, दाईं तरफ से अगर हम दूरी नापेंगे तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखिए ये जो फोकस है ये किधर है, दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, ठीक है ना। दर्पण के बाईं ओर है तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यही उत्तल दर्पण में आ जाइए तो उत्तल दर्पण में देखिए ये दर्पण के किस ओर है, दर्पण के दाईं ओर है ना। यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे दाईं लिखा है, यहाँ पे बाईं लिखा है। तो दर्पण के किस ओर है, राइट की तरफ है। तो इसको क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और इसको यहाँ पे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये आप लोग समझ गए कि अगर उत्तल दर्पण का फोकस बोलेगा पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, उत्तल दर्पण का तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव। और अगर अवतल दर्पण का फोकस को बोलेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए कि देखिए अगर मुख्य अक्ष जो है उसके ऊपर अगर कोई दूरी नापना है, मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई वस्तु है उसका दूरी नापना है तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है पॉजिटिव। मुख्य अक्ष ये हो गया मुख्य अक्ष, और इसके ऊपर मान लीजिए कि ये वस्तु है तो इसको क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई वस्तु है उसको अगर नापेंगे तो उसको क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये उत्तल दर्पण में भी करना है और ये अवतल दर्पण में भी करना है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण दोनों में करना है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग कि अवतल दर्पण का फोकस क्या लेना है, हमको आपको नेगेटिव लेना है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये दर्पण के दाईं ओर है और इसमें क्या होता है, ये दर्पण के दाईं ओर है, ठीक है। इसमें दाईं ओर है इसीलिए पॉजिटिव लेते हैं, इसमें बाईं ओर है इसीलिए इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये समझ गए, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारी बात आप लोग समझ गए। और देखिए ये सारी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है लिख के दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, या आप चाहे तो पीडीएफ, मैंने आपको नंबर दे दिया था तो उस पर आप लोग जो है पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु की जो है मैंने आपको सारा प्रॉपर्टी बता दिया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब वस्तु की दूरी दर्पण से, ठीक है। अब यहाँ से जो है अपने लोग फिर कल आपको फ्रेश क्लास में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। और मैंने आपको जो अभी बताया साइन कन्वेंशन, इसको आप ज़रूर याद करके आइएगा, तो यहाँ से आप लोगों को समझने में बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।